हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को लेके। तो अगर मेटल्स की बात करें, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, जो मेटल्स हैं, मेटल्स को किस तरह से डिफरेंशिएट किया गया, कैटेगराइज किया गया। जब भी मेटल्स की बात आती है तो उनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को लेके बात की जाती है। दैट मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं मेटल्स को समझने के लिए। अगर हम बात करें सोडियम मेटल की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। मींस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में। ठीक है, और पॉजिटिव के लिए यूज किया जाएगा सोडियम आयन। वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8 कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसी अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और मैग्नीशियम उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा ताकि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। सेम फॉर द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो एल्यूमिनियम हैज द टेंडेंसी टू लूज दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक एटम चाहता है, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। ठीक है, हर एक एटम चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। तो इसीलिए मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, देन दे विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। इसीलिए कहा जाता है दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। सो दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज द रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन या जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं और साथ ही साथ वो एक्ट करती हैं एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखती हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, जो कि एक्सप्लेन करेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो व्हेन मेटल आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मेटल ऑक्साइड का वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शंस यहां मैंने लिखी हैं और उन रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह से हमारे पास लर्निंग आएगी, उसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जहां तक हम बात करें मेटल की रिएक्टिविटी की, तो अगर रिएक्टिविटी को समझना है तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया। कुछ प्रॉब्लम हो तो लास्ट वीडियोस जरूर देखना, जहां पर हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को लेके बात की है, क्योंकि वो काफी कुछ एक्सप्लेन करती है यहाँ रिएक्शंस को लेके, या फिर जो कंडीशंस हमने यहां पर यूज कर रखी हैं उन सारी कंडीशंस को लेके काफी सारा सेक्शन ऐसा है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले अगर हम रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन, सोडियम कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, देखने के लिए बड़ा सिंपल रिएक्शन है, इजी सा रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां रिएक्शन के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, सोडियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर प्रेजेंट है, टॉप पे प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं रिएक्टिविटी सीरीज का, ताकि एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। वी हैव पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन। तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव।
ठीक है, अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं लेस रिएक्टिव होता जा रहा है। कॉपर, ठीक है, या मैं कॉपर के बाद सिल्वर या गोल्ड की बात करूं तो सिल्वर एंड गोल्ड दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो जो सोडियम और पोटेशियम है विच आर मोर रिएक्टिव व्हेन दे कंबाइन विद ऑक्सीजन दे फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। इसीलिए देखो हमने कोई कंडीशन का यूज नहीं किया। लेकिन अगर सेकेंड रिएक्शन को देखो, मैग्नीशियम कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, लेकिन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ तभी कंबाइन किया जा सकता है जब हम क्या करें, हीट करें, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि अगर मैं सोडियम या पोटेशियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम को देखूं तो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे प्रेजेंट है, और नीचे प्रेजेंट होने की वजह से उसका रिएक्टिविटी कम होगा। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी तभी वो शो करता है जब हम उसको हीट करें। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन की। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आयरन को देखें तो वो मैग्नीशियम से भी नीचे प्रेजेंट है। इसीलिए आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमने लिखा स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इसका मतलब हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग वहां पर करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ऑक्साइड हमारे पास बनता है उस ऑक्साइड को बोला गया फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पर जो FeO और Fe2O3 ये दो आयरन ऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है, जो कि कंबाइन करके हम कैसे लिखते हैं, Fe3O4। सो दिस इज नोन एज फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। तो यहां आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में है जबकि यहां आयरन 3 पॉजिटिव स्टेट में है। तो यहां जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर देखो आयरन दो अलग अलग चार्जेस शो कर रहे हैं, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। एक में 2 पॉजिटिव है, एक में 3 पॉजिटिव है। तो इसीलिए यहां जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो प्रोडक्ट हमारे पास बना उसको नेम किया गया फेरोसो। फेरोसो किसकी वजह से किया गया, ड्यू टू Fe2 पॉजिटिव, फेरिक ड्यू टू Fe3 पॉजिटिव। सो इट इज नोन एज फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। अगर हम अपनी फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो फोर्थ रिएक्शन है कॉपर के लिए। तो कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में और भी नीचे प्रेजेंट है। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब हम क्या करें, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड का मीनिंग है काफी लंबे समय के लिए हमें हीट करना पड़ता है कॉपर को विद ऑक्सीजन। तो काफी लॉन्गर टाइम, काफी देर तक जब हम हीट करते हैं कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, ओनली देन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड। सिर्फ तभी वो क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर डाउन द ग्रुप हम जाएं तो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है। सिल्वर के लिए Ag हम यूज करते हैं, गोल्ड के लिए हम Au यूज करते हैं। तो अगर सिल्वर या गोल्ड की हम बात करें, दोनों ही रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्रेजेंट है। और सबसे नीचे प्रेजेंट होने का मतलब है दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, सो दे विल नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन इवन ऑन स्ट्रॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट फॉर्म एनी ऑक्साइड, ठीक है। तो चाहे कितना हायर से हायर टेम्परेचर भी हम वहां पर प्रोवाइड कर दें, उसके बाद भी जो सिल्वर या गोल्ड हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, जो नेक्स्ट टाइप है, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। सो व्हेन मेटल विल रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। तो रिएक्शंस को काफी ध्यान से देखना। यहां पर जिन रिएक्शंस को हमने यहां चूज किया, तो ज्यादातर सीबीएसई एग्जामिनेशंस में यही रिएक्शंस पूछी जाती हैं। रिपीटिशन है रिएक्शंस का, कोई नई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ रीजनिंग के साथ देखना है इसको। तो सबसे पहला वही रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने सोडियम या पोटेशियम की हमने बात की। जैसे ही वाटर के साथ उसने रिएक्ट किया, दे आर कन्वर्टिंग इनटू देयर रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड द हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में वो आएंगे दे बर्न, ठीक है, वो बर्न हो जाते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है, ठीक है। जो सोडियम और पोटेशियम है उसे उन दोनों को कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है ताकि वो
मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और हीट रिलीज ना करें। क्योंकि जब हम बात करते हैं रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस की एंड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, तो जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज अ कंबस्टिबल गैस, जलती है हाइड्रोजन, इट इज अ कंबस्टिबल गैस। तो जैसे ही उसको थोड़ा सा भी हीट एनर्जी मिलेगा वो बर्न हो जाएगी। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम की बात करें, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, या कैल्शियम को जैसे ही वाटर के अंदर डिसोल्व कराया, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये ध्यान रखना, कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, देन इट विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, दे फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो है एल्यूमिनियम और आयरन का। दोनों ही रिएक्शन के लिए ध्यान से देखना, यहां हमने वाटर के साथ सिंबल यूज नहीं किया। जहां सिंबल यूज नहीं किया इसका मतलब वाटर किस में है, एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। लेकिन यहां स्पेशली हमने लिखा है कि वो गैसियस स्टेट में है। वाटर गैसियस स्टेट का मीनिंग है स्टीम, और स्टीम का मीनिंग है हाइयर टेम्परेचर। क्योंकि एक्वस के केस में वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम है, जबकि स्टीम ज्यादा बर्न प्रोड्यूस करती है। 9th क्लास में हमने इस चीज को स्टडी किया। सो व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद स्टीम, या एल्यूमिनियम से हम स्टीम को पास कराते हैं, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता, वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेम आयरन when reacting with steam, या when we will pass the steam over the surface of iron, it will form mixed oxide। ठीक है, फेरिसोफेरिक पहले भी हमने पढ़ा, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इन सारी की सारी रिएक्शंस की बात करें तो एक चीज तो कॉमन है, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। उन सारे के सारे केसेस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने अपना वर्किंग करना है, यहां पर अपना लर्निंग करना है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपनी अगली टाइप पर। तो जो अगली टाइप की हम बात करते हैं अभी, तो अगली अगर टाइप की बात करें देन इट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो व्हेन मेटल इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन इट विल फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है, हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्राइड का मीनिंग है हाइड्रोजन कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब हम हाइड्राइड की बात करते हैं तो हाइड्राइड का मीनिंग है दैट हाइड्रोजन कैरी द नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज तभी गेन करेगा जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो जो हाइड्रोजन से भी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उन्हीं के साथ वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर रिएक्शंस की बात करें, कुछ एग्जांपल हमने यहां पर चूज कर लिए कि सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा देन इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। सोडियम कैरी +1 while the hydrogen carry -1. Same calcium combined with hydrogen for the formation of calcium hydride. So again calcium carry 2 positive while the hydrogen carries -1. ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है हाइड्राइड के साथ। नॉन मेटल्स में भी हम इसी तरह का रिएक्शन को स्टडी करते हैं। फोर्थ जो टाइप है दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो ऑलरेडी हमने इस टॉपिक को स्टडी किया है, एक वीडियो भी इसके ऊपर हमने बनाई। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहां भी जो क्वेश्चन होंगे वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के साथ ही सोल्व हो पाएंगे। तो जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, इट कैन डिस्प्लेस कॉपर, एंड द aqueous solution of the copper sulfate is blue in color. So when zinc displaces the copper, it converts to the zinc sulfate and the blue color of the solution disappears. ठीक है, तो ब्लू कलर जो होगा कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। वो डिसअपियर इसलिए होगा क्योंकि जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास है इट इज ऑफ जिंक सल्फेट। तो इस तरह से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस जो वीडियोस सेंड की हैं उन्हें चेक करना। तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वो कंप्लीट हो जाता है।
कोई डाउट हो तो मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में उसको लिखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।